क्या बंगाल में लगभग 90% वोट बीजेपी के आने की आहट है या ममता बनर्जी के टीएमसी के पुराने किले की और मजबूती का सबूत? क्योंकि गुरु बंगाल में खेला हुआ है, जबरदस्त खेला हुआ है। पोलिंग बूथ पर जो लंबी लंबी लाइन है वो बता रही है कि किसी एक के साथ तो खेल होगा, या तो जनता मन बनाकर गई थी किसी को लाना है या किसी को हटाना है, और इसीलिए लगभग 90% वोट गया। लोग कह रहे हैं कि फूल खिलेगा, अब वो कमल वाला होगा, टीएमसी वाला होगा, ये देखना होगा। लेकिन जो दिखा वो ये कि शाम 5 बजे तक 89.93% वोट पड़ा। पीछे असली खेल क्या है? क्या वो एसआईआर वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर था जो जनता इतनी बड़ी संख्या में गई? क्या ये संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं का दबा हुआ गुस्सा था, या फिर ममता बनर्जी की योजनाओं का भरोसा कि जनता जो है बढ़ चढ़ कर गई और कह रही कि अब वोट इन्हीं को देंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठेगा कि 90% वोट किसके लिए है, बीजेपी टीएमसी के लिए, और या इससे अलग हटकर इन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा खिलाड़ी हो सकता है जो इसमें सेंध लगा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि जो प्रवासी वोटर है जो बाहर था, इस बार क्या वो अपने पास सत्ता की चाबी रखेगा, या फिर वो महिलाएं जिनको लेकर ममता बनर्जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं, उन्होंने एक तरफा वोट देकर इस बार चुनाव की स्क्रिप्ट अपने हिसाब से लिखी। देखिए, इस चुनाव को समझने में सारे दिग्गज फेल, कोई इसे बदलाव की आंधी कह रहा है, कोई योजनाओं की सफलता मान रहा है। यह समझना जरूरी है कि यह रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब क्या है, किस बदलाव की तरफ, क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज 80 से 90% के बीच या इससे आगे जाता है तो इसे कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए, और खास तौर पर जो बंगाल में, क्योंकि बंगाल का राजनीतिक इतिहास तो बंपर वोटर और बड़े बदलावों से भरा पड़ा है। आप 2011 का ऐतिहासिक चुनाव याद कीजिए। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार के पांव ऐसे ही उखड़े थे, तब भी बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, और आज भी बढ़ चढ़कर वोट हुआ है। शाम 5 बजे तक 90%, 93% कहीं पर, और रघुनाथगंज में तो 95%। यानी बंगाल की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल घर पर बैठकर वो चुनाव पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल टीवी सोशल मीडिया तक उनकी कहानी नहीं रहने वाली है, बल्कि वो सीधे सीधे चुनावी व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे। जमीन की हकीकत ये कहती है कि जब भी ऐसा बड़ा वोट परसेंटेज आता है तो किसी मकसद के लिए होता है। अब ये मकसद बीजेपी को लाने का था या ममता बनर्जी को बरकरार रखने का, ये मकसद समझना जरूरी है। इस भारी भीड़ ने आज ये साबित कर दिया कि बंगाल की सत्ता का रास्ता रैलियों की भीड़ से नहीं बल्कि पोलिंग बूथ की लाइन से गुजरेगा। अब इसी में कई सारे सवाल आने लगे कि क्या ये एसआईआर का खौफ भी था? एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ताकत, उनका मजबूत कैडर, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं थी जिसने महिलाओं के एक बड़े वर्ग के हाथ में नकदी पहुंचाई, कैश पैसा, और उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त महसूस करा। वहीं भाजपा की ताकत उत्तर बंगाल में उनकी मजबूत पकड़ और हिंदू वोटरों की जबरदस्त ध्रुवीकरण थी। लेकिन इस बार का मुकाबला केवल सरकारी स्कीमों पर नहीं बल्कि गहरे सामाजिक और सुरक्षा के मुद्दों पर भी टिका है। संदेश खली में महिलाओं के साथ ज्यादती, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दिल दहला देने वाली घटना, और सरकारी नौकरियों में घूस के बदले घोटाले वाले मैटर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी तैयार कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि टीएमसी का मजबूत बूथ लेवल कैडर जो बंगाल में अपनी मैनेजमेंट स्किल के लिए जाना जाता है, क्या इस भीड़ को मैनेज करके अपने पक्ष में वोट डलवा ले गया? यह सवाल बड़ा जबरदस्त है। क्या वो उस गुस्से को रोक पाएगा जो सुरक्षा के नाम पर बंगाल में लोगों के थे? डेटा यह कहता है कि बंगाल में महिला वोटर की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं ने इस बार बंगाल में क्या देख के वोट किया? क्या वो लक्ष्मी भंडार के लिए आई थी या सुरक्षा वाले मसले पर वो बीजेपी का साथ दे रही थी? क्योंकि ये दोनों तरफ से बातें चल रही है। एक तरफ संदेश खली वाली घटनाएं हैं जो सुरक्षा का सवाल उठाती हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मी भंडार है जहां पर शुक्रिया कहने महिलाएं भी आ सकती हैं। तो जब एक मां और एक बेटी बूथ तक पहुंच रही है तो उसके दिमाग में क्या वो राशन चल रहा है या हिफाजत चल रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा, और यही इस चुनाव का एक बड़ा ट्रिकी पॉइंट हो सकता है। हालांकि इसमें एक थ्योरी और है जो हमें बड़ी ट्रिकी लगती है, डार्क हॉर्स एंगल, तीसरा खिलाड़ी। अक्सर जब भी बंगाल की राजनीति की बात होती है तो केवल बीते कुछ चुनावों में दो तरफा माना था, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन इस बार की भारी वोटिंग के पीछे लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ का डार्क हॉर्स एंगल भी इग्नोर नहीं कर सकते। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तालमेल को लेकर शुरुआत में संशय था, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे उनके पुराने गढ़ों में उनकी मौजूदगी आज भी वोट शेयर को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। दूसरी तरफ आईएसएफ का उदय अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण में एक नई चुनौती पेश कर रहा है। अगर इन पुराने वामपंथी और अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में मतदान का प्रतिशत अचानक बढ़ा है तो सीधा सवाल यह भी है कि किसका खेल बन रहा है, किसका खेल बिगड़ रहा है। कुल मिलाकर 89.93% का जनादेश जो है उस पर 4 मई की निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि
जमीनी हकीकत का सार यही है कि बंगाल ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 152 सीटों पर लगभग 90% वोट पड़े हैं और यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह बंगाल की भविष्य की दिशा तय करने वाला जनादेश है। कुल मिलाकर समझ में आता है कि चाहे SIR खौफ हो, नारी शक्ति का मौन विद्रोह या प्रवासी मजदूरों का हिसाब किताब, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बना रहे हैं जो सुलझाना फिलहाल किसी एग्जिट पोल के लिए आसान नहीं है। इस महासंग्राम की समरी बिल्कुल साफ है कि जनता अगर 90% घर से बाहर निकल रही है तो यह संदेश दे रही है कि केवल नारों से नहीं बहलाया जाएगा। ये वोटिंग परसेंटेज वोटर की ताकत है जो बिना शोर शराबे के अब इतिहास लिख रही है। 4 मई को जब वोटों गिनती शुरू होगी तो क्या नया राजनीतिक सूरज निकलेगा या फिर दीदी का किला और ज्यादा अभेद होगा? ये 152 सीटों का तूफान किसका राजनीतिक भविष्य रोशन करेगा, किसका खेल बिगाड़ेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और 4 मई को अब की बार बंगाल में TMC का फूल उगेगा या कमल या कोई और, किसके साथ खेला होगा? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।